तो बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली जो एक तो मैं आपको पार्ट्स एक्सप्लेन किए क्रोमोसोम के कौन से पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रोमेयर होता है, एक सब टीलोमेयर होता है और एक टीलोमेयर है। ये एज अ होल क्रोमोसोम के पार्ट्स हैं। उसके अलावा बात की कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि क्रोमोसोम खुद, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सर होता है, आर्म्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, टांगें होती हैं, पाँव होते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम के भी मैंने आपको सर पैर वगैरह बताया, जो कि सेंट्रोमेयर होता है, सब टीलोमेयर, टीलोमेयर, ठीक है। ये तो पार्ट्स हो गए। फिर स्ट्रक्चर क्या है कि ह्यूमन बीइंग बना किस चीज़ से है, तो हम किस चीज़ से बनने हैं। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अंदर जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि डिफरेंट मल्टीपल टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस लिहाज से जब मैंने आपको क्रोमोसोम बताया, तो क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना होता है, डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से। तो डीएनए जो सी है वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप्ड होती है और वो हैज़ अ होल स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियोसोम में कंसिस्ट करता है। तो कम से कम आपके माइंड में सेग्रीगेशन हो गई कि एक तो क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना होता है। तो आपको कम से कम इस चीज़ का डिफरेंस याद हो गया। फिर क्रोमोसोम की टाइप्स कौन कौन सी होती है, मतलब कि एक क्रोमोसोम एक क्रोमाटिन या क्रोमोसोम उस टाइप का होता है जिसके अंदर जो वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, उसको हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं और उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। फिर एक टाइप क्रोमोसोम्स की ये है जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो लाइटली पैक्ड होंगे, मतलब कि वो आपस में ज़्यादा जुड़े नहीं होते जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, तो वो लाइटली पैक होंगे, उनके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत ईजीली हो जाता है। तो एक मैंने आपसे पार्ट्स डिस्कस किए, एक आपसे मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और फिर मैंने आपको क्रोमोसोम की दो टाइप्स डिस्कस की, एक यूक्रोमाटिन और एक हेट्रोक्रोमाटिन। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि काइनेटोकोर क्या चीज़ होती है। कुछ भी नहीं होती है। बेसिकली सेंट्रोमेयर जो होता है ना आपका, सेंट्रोमेयर वो एज अ होल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। तो सेंट्रोमेयर की वो पिन पॉइंट लोकेशन जहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और सिस्टर क्रोमाटिड्स को आपस में अलहदा करते हैं एनाफेज में, और पोलर पार्ट्स ऑफ द सेल में ले जाते, न्यूक्लियस में ले जाते हैं, उस पार्ट को कहते हैं काइनेटोकोर। सो विद इन द सेंट्रोमेयर रीजन most species have several locations where the spindle fibers attach, and this part of the centromere consists of DNA as well as protein। जाहिर है क्रोमोसोम भी डीएनए से बना होगा, तो काइनेटोकोर जो कि क्रोमोसोम का पार्ट है वो भी डीएनए और प्रोटीन से बना होता है ना, जाहिर सी बात है। द एक्चुअल लोकेशन वेयर द अटैचमेंट अकर्स इज नोन एज काइनेटोकोर। तो वो कहते हैं ना, मैं एक आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि मैं जो सी हूँ अपनी आँखों से देखती हूँ, ऐसा ही हम सब अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन आपकी आंखों में भी वो कौन सी चीज़ है जो कि आपके इमेज बना रही होती है, तो आपका रेटिना होता है जहाँ पे आपके लाइट रेस फोकस करते हैं और आपका इमेज बनता है। तो वही बात कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन वो पिन पॉइंट लोकेशन जहाँ पे आपका इमेज बनता है वो आपका रेटिना होता है। सिमिलरली सेंट्रोमेयर भी क्रोमोसोम का वो रीजन है जहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, लेकिन सेंट्रोमेयर का भी वो जगह जहाँ पे पिन पॉइंट आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं वो उसका नाम है काइनेटोकोर। The DNA sequence within the region of the centromere जहाँ पे आपका काइनेटोकोर पड़ा होता है उसमें 120 बेस पेयर्स होती हैं। सिंपल बात बताई कि उसने कहा कि सेंट्रोमेयर जो होता है आपका, उसके अंदर भी ज़ाहिर है कुछ डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो 120 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं याद करना। अब क्रोमोसोम का साइज़ होता है, इट इज़ हैज़ अ रिमार्केबल वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ द डिवीजन, सेल डिवीजन। तो आपको पता है ऑलरेडी कि सेल डिवीजन के कौन कौन से फेजेस होते हैं। इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज होता है, फिर प्रोफेज आता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स रेडी होते हैं डिवाइड होने के लिए, फिर आपका आता है एनाफेज जहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेट में या बीच में जिसे कहते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, फिर आपका आता है मेटाफेज जब वो पोल्स की तरफ जाते हैं, और फिर आपका आता है टीलोफेज जब वो बिल्कुल पोल की तरफ चले जाते हैं, और फिर आपका आता है साइटोजेनेसिस जहाँ पे हमारे का साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं सेल का वो अलग होता है। तो बेसिकली यहाँ तक याद करें कि जो रेस्टिंग फेज़ होता है ना आपका, इंटरफेज़ होता है सेल डिवीजन का, वो वहाँ पे आपके क्रोमोसोम लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और वो विजिबल नहीं होते। थिन से मुराद वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होंगे। तो इंटरफेज़ ऑलरेडी एक रेस्टिंग फेज़ है जहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करें। प्रोफेज़ वो फेज़ है जहाँ पे सेल्स अब रेडी होने लगे हैं डिवाइड करने के लिए। बेसिकली सेल नहीं, सेल से भी बेहतर याद करें क्रोमोसोम्स ने अब डिवाइड होना है। सो देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द लेंथ एंड द क्रोमोसोम बिगिन टू थिक, मतलब कि लेंथ कम हो जाएगी, वो थ्रेड लाइक कम हो जाएंगी और उनकी मोटाई बढ़ जाएगी।
एनाफेज में क्रोमोसोम सबसे छोटे होंगे और सबसे थिक होंगे, और उसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर द मोस्ट ईजिली ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड ड्यूरिंग द मेटाफेज व्हेन दे आर वेरी थिक, क्वाइट शॉर्ट एंड वेल स्प्रेड। तो यही एमसीक्यू हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक तो आपके क्रोमोसोम्स कब सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, और सेल डिवीजन के भी कौन सा स्टेज में, मेटाफेज के अंदर। तो आपके लिए क्विक होमवर्क ये है कि आपने ना सेल डिवीजन की स्टेजेस को एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वो एक एडवांस चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं लगने, 5 मिनट लगने हैं, गूगल पर निकालें और सेल की स्टेजेस को रिवाइज करें कि प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, इनको एक दफ़ा रिवाइज करें। और कम से कम इसमें ये बात याद रखें कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो मैक्सिमम विजिबल आपके सेल डिवीजन में होते हैं, और सेल डिवीजन की भी कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में। तो जब जो लोग जेनेटिक्स कर रहे होते हैं, जो फोरेंसिक एनालिस्ट होते हैं, जब उन्होंने किसी सेल को जब स्टडी करना होता है, या जो लोग जेनेटिक्स के माहिर होते हैं, तो वो ड्यूरिंग द माइटोटिक मेटाफेज सेल्स को, क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं। Number of chromosomes. Normally all individuals have of same species have same number of chromosomes. मतलब कि मेरे में 23 pairs of chromosomes हैं और टोटल 46 है, तो मेरे भाई में भी उतने हैं। इसी तरह कोई भी ह्यूमन बींग जो पोलैंड में भी रह रहा होगा, जो आयरलैंड में भी रह रहा होगा, जो साउथ अफ्रीका में रह रहा होगा, क्योंकि हम सेम स्पीशीज़ हैं, वी आर ऑल होमो सेपियंस, तो हम के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में सिमिलर नंबर्स होते हैं, मतलब हमें मंकी में अगर हमें 23 हैं तो आई डोंट नो मंकी में कितना है, लेकिन सिमिलर होता है, 1-2 क्रोमोसोम्स का फ़र्क होता है। प्रेजेंस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी बेसिकली एक टर्म है कि होल सेट होना, मतलब कि अंदर मेरे पास टोटल 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो मेरे पास पूरा सेट है क्रोमोसोम का, तो मेरे पास यूप्लॉइडी है, ठीक है। यूप्लॉइडी का मतलब, यू मतलब ट्रू एंड प्लॉइडी का मतलब ट्रू सेट, मतलब कि असल में मेरे में इतना ही सेट होना चाहिए क्रोमोसोम्स के पेयर्स का, तो यू प्लॉइडी का मतलब ये होता है। और फिर एक चीज़ होती है हैप्लॉइडी, डायप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी। तो बेसिकली यूप्लॉइडी के आगे से डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि किस तरह डिफरेंट सेट्स में आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं क्रोमोसोम। हैप्लॉइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके स्पर्म्स या एग होते हैं। हैप्लॉइड से मुराद क्या है, हैप्लॉइड हाफ। तो अगर हमारे अंदर जो सोमैटिक सेल्स के अंदर ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो कि स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं या ओवम होते हैं, उनके अंदर हैप्लॉइड होते हैं। मतलब कि एक्चुअल में 46 होते हैं, तो 46 जो नंबर होता है वो डिप्लॉइड नंबर होता है। मतलब 23 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायप्लॉइड है। तो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं डायप्लॉइड, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म्स और एग्स, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हाफ ऑफ द एन नंबर। बेसिकली जो एन होता है ना, वो आपका वो शो कर रहा होता है जो आपके जितने पेयर्स हैं। एन से याद रखिए पेयर का नंबर कितना होता है आपके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2n का मतलब ये है कि n इज़ द नंबर ऑफ पेयर्स एंड 2 इज़ द मल्टीपल। तो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं वो 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। तो n हमारा क्या है, ह्यूमन बींग्स का नंबर ऑफ पेयर्स हमें कितने हैं, 23। सो 23 इंटू 2 46। तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, जो कि नॉन सेक्सुअल सेल्स या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो हमारे 46 उनके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में। लेकिन जो हमारे सेक्सुअल सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म्स और एग, वो n होते हैं, वो 1n होते हैं। मतलब टोटल बेसिस कितनी हमारे टोटल पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 23, और वो एक ही हमारे पास एग्जिस्ट करता है, मतलब कि उनके पेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो 23 इंटू 1 टोटल कितना, 23। तो टोटल 23 स्पर्म्स और में और एग्स में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हैप्लॉइड हमारे होते हैं सेक्सुअल सेल्स, डिप्लॉइड हमारे होते हैं क्या, सोमैटिक सेल्स। फिर कुछ होते हैं ट्राइप्लॉइड्स, 3n। n से मुराद दोबारा बता रही हूँ नंबर ऑफ पेयर्स। तो कुछ ट्राइप्लॉइड्स होते हैं, कुछ टेट्राप्लॉइड्स होते हैं। ये तब होते हैं जब हमारे एम्ब्रियोनिक, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का या जो भी फिटस का, जब एम्ब्रियोनिक फेज में चल रहा होता है, तब उसके अंदर सर्टन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कई दफ़ा ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है कई दफ़ा ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, एक एम्ब्रियो के अंदर। कई दफ़ा वो क्वाड्रुपल हो जाता है, तो ये एबनॉर्मल होता है ट्राइप्लॉइड या
टेट्राप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एग्जिस्ट करना। तो जो हमारे गैमीट्स होते हैं ना, एग्स और स्पर्म्स, दे कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए उनको हैप्लॉइड कहा जाता है, ये 1n होते हैं। लेकिन जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, लाइक स्किन के सेल्स हो गए या स्टमक की लाइनिंग के सेल्स हो गए, दे कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर डिप्लॉइड। तो n इज़ द नंबर ऑफ द पेयर्स एंड 2 इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एग्जिस्ट। तो 2n इज़ 2 इंटू 23, तो हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। 23 के 2 पेयर्स होते हैं। 3n होता है आपका ट्राइप्लॉइड और 4n होता है आपका टेट्राप्लॉइड। द कंडीशंस इन विच क्रोमोसोमल सेट्स आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल्स ऑफ n इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो वो डिप्लॉइड के फॉर्म में तो नॉर्मल है कि सोमैटिक सेल्स तो होता ही डिप्लॉइड हैं, ठीक है। उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर्स कितने हैं, 23। लेकिन जो आपके हैप्लॉइड सोल्स होते हैं उनके अंदर हाफ होता है क्रोमोसोम का नंबर, मतलब टोटली 23 होता है। लेकिन कुछ केसेस जो एम्ब्रियो के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 3n की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्रोमोसोम का नंबर ट्रिपल हो जाता है या क्वाड्रुपल हो जाता है, तो वो पोलीप्लॉइडी होती है और वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ऐसे एम्ब्रियोज फिर मदर रिपेल कर देती है इन द फॉर्म ऑफ मिसकैरेज। When a change in the chromosome does not involve the entire set but only involves a few chromosome, it is known as aneuploidy। अब पोलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में फ़र्क ये है कि अगर हम n के नंबर को मल्टीप्लाई करें एज अ होल किसी चीज़ से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो ये पोलीप्लॉइडी की टर्मिनोलॉजी में आएगा। मतलब कि एज अ होल आपका क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो अगर ट्रिपल होगा तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 23 को 2 से, तो दैट बिकम्स 69। तो वो मल्टीपल हो रहे हैं, 23 इंटू 2 या 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, तो वो मल्टीपल्स हो रहे हैं ऑफ 23। लेकिन वो एन्यूप्लॉइडी में ये आपसे कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर रहा है कि सिर्फ अगर आप में एक ही क्रोमोसोम कम हो या 2 क्रोमोसोम कम हो या 3 क्रोमोसोम कम हो या 1 क्रोमोसोम ज़्यादा हो या सिर्फ एक ही क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो, तब वो क्या होगा, तब तो वो मल्टीपल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मोनोसोमी एक वो किस्म की एबनॉर्मेलिटी या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जिसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना 2n, हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते ही 2n है ना, n 23 है और टोटल 22, तो 23 इंटू 2 46। तो अगर आप में सिर्फ एक क्रोमोसोम कम है तो 46 माइनस 1 इज़ 45। तो अगर किसी इंसान के अंदर होते ही 45 क्रोमोसोम है तो वो मोनोसोमी में आता है, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या होता है कि अगर आप में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है तो 46 प्लस 1 इज़ 47। तो अगर आप किसी भी इंसान के अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में तो वो ट्राइसोमी की टर्मिनोलॉजी में आते हैं। मोनोसोमी की एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और ट्राइसोमी की एग्जांपल है आपकी डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली नलोसोमी होता है जब आपके अंदर 2 क्रोमोसोम सिर्फ कम हो, ठीक है। तो 46 माइनस 2 इज़ 44, तो वो नलोसोमी है, तो 2n माइनस 2। एंड टेट्रासोमी वो है जब आप में 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो, मतलब 46 प्लस 2 इज़ 48। तो आई थिंक आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हुआ है, वो हम अभी डिजीज़ की एग्जांपल्स में भी बात देखेंगे। तो ह्यूमन्स में आपको पता है टोटल नंबर होता है क्रोमोसोम्स का 46 और पेयर्स कितने होते हैं 23। वन एक्सट्रीम इज़ राउंड वर्म में सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक ही पेयर होता है। वाइल अदर एक्सट्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटोजोआ हैविंग 300 और मोर क्रोमोसोम्स। हाउएवर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव 12 to 50 क्रोमोसोम्स इन जनरल। फंगाई के अंदर 3 to 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट इज़ अ कैरियोटाइप? कैरियोटाइप इज़ अ क्रोमोसोम चार्ट which displays the chromosomes arranged by size and structure। तो कैरियोटाइप एक चार्ट है जिसमें टोटल जो क्रोमोसोम्स आपके अंदर पड़े होते हैं उनको पेयर्स की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दिखा दिया होता है। ह्यूमंस के अंदर 24 टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम की। अब आप परेशान हो कि यार मैडम ने कहा था 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल होता है, तो ये टाइप क्या बुला आ गई है, मैं भी आपको बता देती हूँ। आपके अंदर जो ऑटोसोम्स होते हैं या जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो 1 to 22 होते हैं। मतलब 22 जो आपके जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स, वो आपके जो उसे कहते हैं कोड कर रहे होते हैं सोमैटिक जिसे कहते हैं फंक्शंस को, ठीक है।
लेकिन फिर आपके एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपके हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्स और या वाई हो सकते हैं।